आइए सीपीसी निकालिए भाई, आपका सीपीसी में काफ़ी महत्वपूर्ण ये सब आपका आर्डर चल रहे हैं। थोड़ा स्पीड अप बढ़ा, हाँ, कल से पहले सीपीसी लगेगी। कम से कम मान के चलिए 1.25 घंटा इसको आपका, ताकि सीपीसी में जो दिक्कतें आ रही हैं इधर 10-15 दिन में वे दिक्कतें सबकी दूर हों। क्योंकि जो भी दिक्कत आ रही हैं लोग मैंने कई लोग कहे, एक आपका जूरिस्प्रूडेंस में आ रही है और दूसरा आपका सीपीसी में ज़्यादा दिक्कत। अंतर्राष्ट्रीय संगठन तो हमें लगता है कि दिक्कत नहीं है। जो ही बंद करिए भाई। बैक कर लीजिए, कहाँ है जबरदस्ती। यही। देखिए आपका तो सीपीसी में आदेश 5 चल रहा था। आदेश 5, देखिए सबसे अच्छा तरीका आपका आदेश पढ़ने का है कि बेयर एक्ट पर ही आप कोरिलेट भी करते रहिए, क्योंकि कोरिलेशन लिखवाते समय आप भी देख रहे हैं थोड़ा कम लिखवाया जाता है, पढ़ाते समय पढ़ाया जा रहा है। तो केवल आपको इससे सीपीसी तैयार नहीं होगी, अन्य कानून भी तैयार होते रहेंगे। तो सीपीसी में आइए, आदेश आपका 5 का नियम 20 हम चल रहे थे, प्रतिस्थापित तामील। प्रतिस्थापित तामील, बैठिए हो जल्दी। कहाँ तफरी मचा रहे हैं भाई, समझ से आइए कि धूप बाद में लीजिएगा भाई। कहाँ गए नेताजी? आइए बैठिए नेताजी, नेतागिरी करने का समय गया। आ जाने दीजिए। कहाँ तफरी मचा रहे हैं पूरा। मैंने वो आपका तफरी ना मचाओगे भाई, पढ़िए। क्वेश्चन वोश्चन पूछ रहे हैं ना लोगों से। हाँ डिस्कशन भाई जितना अच्छा। हाँ भाई, जो भी डिस्कशन करिए सद्भावना में किया जाता है, दुर्भावना में नहीं। और एक और आपका मैंने सलाह दी जाती है, आप अच्छा है कि आप डिस्कशन करिए, विचार विमर्श करिए, पूछिए। लेकिन अब ये नहीं कि किसी के ज्ञान को परखने के लिए, वो सही नहीं है। आप पूछिए, सलाह लीजिए। भाई जो आपका सीनियर लोगों का दायित्व है कि जूनियर लोग पूछे तो बताएं, अब ये नहीं कि नाराज हो जाएं, यही तुम्हें नहीं आता। तो ये दायित्व है उनका, कर्तव्य है कि भाई जूनियर को नहीं आ रहा है तभी तो पूछ रहा है आपसे, और सीनियर है तो आपका भी कर्तव्य है कि बताइए। सभी बातें नहीं आएंगी तो कह दीजिएगा कि हम देख कर बताएंगे, जैसे हम कहते हैं। क्या हमें सही भी सभी बातें आती थोड़ी है? किसी को सभी बातें नहीं आती। तो आदेश 5 का नियम 20, प्रतिस्थापित तामील, देखिए ये होता क्या है। प्रतिस्थापित तामील पूरा नहीं पढ़ना है। आपका न्यायालय न्याय सदन पर एक कॉपी चपका देगा आपका नोटिस बोर्ड पर, और ये मान लेगा कि प्रतिवादी पर समन की तामील हो गई कि नहीं हो गई। या न्यायालय उचित समझे तो अखबार में छपवा सकता है, अखबार में छपवा दिया और ये मान लिया कि तामील हो गई, इसी को हम क्या कहते हैं? प्रतिस्थापित तामील। देखिए आपका फिर विकसित तामील उसे कहते हैं जब परिवार के वयस्क पुरुष सदस्य पर और वयस्क महिला सदस्य पर समन की तामील कराई जाती है। ये प्रावधान सीआरपीसी में एक बार पूछा है तो 64 में है, और आर्डर सीपीसी में आर्डर 5 के नहीं आपका ये परिवार पर, हाँ 15 में भाई। आदेश 5 के किस में? तो 15, 17 और 20, फिर याद रखिए 9A से याद रखिए। दस्ती तामील पूछा गया था पिछली बार, आदेश 5 का नियम 9A। फिर आपका परिवार पर तामील तो आदेश 5 का नियम 15। और आपका चस्पा करके तामील पूछ सकता, आदेश 5 का नियम 17। प्रतिस्थापित तामील आदेश 5 का नियम 20। इतना हो गया, आगे बढ़िए अब। आपका ये आदेश आपका देखिए 21 से लेकर और नियम 30 तक विशेष परिस्थितियों में समन की तामील दी गई हैं। यहाँ जो आपका पूछा जा सकता है वह आदेश 5 का नियम 24, ये पूछा गया क्वेश्चन, अंडरलाइन करिए।
आदेश 5 का नियम 24, इसमें छांट कर पढ़ा जाता है। 2-3 केवल नियम पढ़िएगा इधर। आदेश 5 का नियम 24 पूछा जाता है, कारागार में प्रतिवादी पर तामील। तो बस एक क्वेश्चन आपका बनता है कि वादी ने वाद दायर किया और उस समय प्रतिवादी जेल में है, तो प्रतिवादी पर तामील समन की किसके माध्यम से की जाएगी? तो कारागार के भारसाधक अधिकारी। बस यही एक लाइन याद रखना है कि कारागार के भारसाधक अधिकारी, यानी कि जो कारागार का हेड होगा, उसे समन दे दिया जाएगा और वह अपने कारागार में, जेल में आपका उस कैदी पर जो प्रतिवादी है समन की तामील करा देगा और लिख पढ़कर किसको भेज देगा? न्यायालय को, कि हमने इस पर समन की तामील करा दी। अब केवल यही नहीं जानना है, जो क्वेश्चन यूपी जे और जेस में और एपीओ में आता है, वह सीआरपीसी में आता है कि अगर कोई साक्षी कारागार में है तो न्यायालय उस साक्षी की परीक्षा के लिए आयोग या कमीशन जारी कर सकता है। तो कारागार में साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन सीआरपीसी की धारा के तहत जारी किया जाता है? वह सेक्शन यही ऐड कर लीजिए, 271। 4-5 बार रिपीट किया, गलत 9 सेक्शन। अब आदेश 5 का नियम 24, कारागार में प्रतिवादी पर समन की तामील। तो कारागार में गवाह हैं, तो सीआरपीसी की धारा कौन सा? 271 क्या जारी होगा? कमीशन। 271 सीआरपीसी, फिर एक बार हम बता रहे हैं क्या जारी होगा? कमीशन। एक लाइन 4-5 बार ये क्वेश्चन रिपीट किया है, रिपीट कर सकता है, लीडिंग क्वेश्चन है ये, मैंने काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद आ जाइए, आगे बढ़िए। जहाँ तक आदेश 5 की बात है, आदेश 5 आपका कह सकते हैं कि आपका आदेश 5 का नियम 30, अब याद रखिए। आदेश 5 का नियम 30 उत्तराखंड में बना था। समन के बदले पत्र का प्रतिस्थापित किया जाना यानी कि यदि न्यायालय की राय में व्यक्ति की हैसियत या स्टेटस ऐसा है कि समन जारी करना उचित नहीं होगा, तो समन न जारी करके उसको न्यायालय, बताइए, अब यही आपका पूछा जाता है, 4 ऑप्शन देगा कि ऐसी कंडीशन में क्या जारी होगा? पत्र जारी होगा, कि अनुरोध पत्र होगा, कि लिखित आदेश होगा, कि वारंट होगा, कि समन होगा? 4-5 ऑप्शन बना लीजिए। तो क्या जारी होगा? पत्र। या देखिए, ज़्यादा लोग आपका गलती इसलिए करेंगे कि लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या अनुरोध पत्र मारकर आ जाते हैं, लेकिन अनुरोध पत्र नहीं, ये उत्तराखंड में पूछा गया है, क्या जारी होगा? लेटर। अब जहाँ जहाँ अनुरोध पत्र या पत्र या कमीशन की बातें हैं, एक जगह इसी पर एकत्र कर लेना है बेरेक्ट में। और एक क्वेश्चन हमें लगता है कि निश्चित इसको रिलेशन से बनेगा। इस बार एपीओ में भी एक क्वेश्चन बना था, 4 को रिलेट करिए। तो पहला आपका जो कोरिलेशन है सीआरपीसी, हाँ सीपीसी में पहले कर लिया जाए, जो बना 2 क्वेश्चन बना था भाई। एक जे में जो हम बता रहे हैं 4-5 धाराएं, एक जे में बना था और एक एपीओ में एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है, तो उसको पहले सीपीसी को रिलेट कर लिया जाए। सीपीसी में 77 जो सेक्शन था, आपका न्यायालय आपका माने कमीशन आपका बदले कुछ दशाओं में क्या जारी कर सकता है? 77 के तहत अनुरोध पत्र। तो पहला तो सीपीसी की धारा 77 लिखिएगा और आगे लिख लीजिएगा अनुरोध पत्र। पत्र न मार दीजिए, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। अब आइए सीआरपीसी की 3 धाराएं, क्या अब 3 धाराएं और आपको ऐड करना है। पहली धारा 166 ए, यदि
भारत से बाहर इन्वेस्टिगेशन कराना है तो मजिस्ट्रेट क्या जारी करेगा? समन की, वारंट के, लिखित आदेश के, पत्र की, अनुरोध पत्र। एक क्रम बना लीजिए। भारत से बाहर भेजना है अन्वेषण के लिए तो यहाँ से क्या जारी होगा? लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। और विदेश से भारत में आ रहा है तो धारा याद रखिए अगली 166 बी। विदेश से भारत में अन्वेषण के लिए क्या जारी विदेश से होगा? अनुरोध पत्र या लेटर ऑफ रिक्वेस्ट। 166 ए इस बार पूछा गया था एपीओ में, और जे में पिछली बार 77। उत्तराखंड में आदेश 5 का नियम 30 और झारखंड इत्यादि में सीआरपीसी की धारा 271। और कोरिलेट करिए सीआरपीसी में सेक्शन 189, सीआरपीसी में 189। यहाँ जो क्वेश्चन बनता है, न तो पत्र न ही अनुरोध पत्र, यहाँ कमीशन जारी करेगा। लिखिए, भारत से बाहर साक्ष्य एकत्र करने के लिए कमीशन जारी किया जा सकेगा। भारत से बाहर एविडेंस एकत्र करने के लिए 189 के तहत क्या जारी होगा? नहीं, आपका 189, ठीक है, 189 है। कमीशन, आयोग, हिंदी में आयोग। हमें लगता है कि इतना में आपका एक क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि कहाँ कहाँ आया है ये मैं आपको बता। जाकर घर पर रट्टा मारिएगा धाराओं को, और कोई उपाय नहीं है। और बता तो मैं रहा हूँ, एक क्वेश्चन निश्चित बनने का पूरा चांस है। मैं बता दूं, जे में भी आया, एपीओ में भी, और इस बार भी हो सकता है एक क्वेश्चन इन धाराओं से पूछ ले। अगला ये आपका आदेश अब 9 आ जाए, पहले छोटे छोटे आदेश निकाल दिया जाए। आदेश 9 निकाल लीजिए भाई। आदेश 9 से हम शुरू करेंगे। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बनने का चांस रहता है। पक्षकारों की उपसंजाति और उनकी अनुपसंजाति का परिणाम, यानी कि पक्षकार को एपियर करिए, और अगर वह न्यायालय में एपियर नहीं होते, हाजिर नहीं होते, उपसंजाति न है तो लिख लीजिए हाजिर, न है तो उसको आसान भाषा में क्या लिखना है? हाजिरी। यहाँ से देखिए आपका क्या क्वेश्चन बनता है। जो मुख्य रूप से जो पढ़ाया तो सब जाएगा, लेकिन जो कहा जाएगा कि अंडरलाइन करिए, वहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। देखिए कह करके आदेश 9 का नियम 1 आइए। पक्षकार उस दिन उपसंजात होंगे जो प्रतिवादी के उपसंजात होने और उत्तर देने के लिए समन में दिन नियत किया गया है। तो दोनों पक्षकार या अपने स्वयं हाजिर हों या अपने अधिवक्ता द्वारा हाजिर हो, जब तक कि न्यायालय किसी भविष्यवर्ती दिन के लिए कार्यवाही को स्थगित नहीं करता। तो सामान्य नियम है, न्यायालय जिस दिन डेट दिया है दोनों लोग आए, या अपना स्वयं न आए, छूट दी गई है तो किसके माध्यम से आए? अधिवक्ता, यानी कि अपने वकील को वहाँ क्या रखें? हाजिर डेट पर। अब आइए आदेश 9 नियम आपका 2। जहाँ समनों की तामील खर्चे देने में वादी के असफल रहने के परिणाम स्वरूप नहीं है, वहाँ वाद का खारिज किया जाना। तो क्वेश्चन हम आगे ऐड एक बार कराएंगे कि कब कब वाद खारिज किया जा सकता है आपका, तो इसको अलग से हम बताएंगे एक लाइन, मैंने एक दिन। लेकिन अभी आपका क्रम वाइज चलिए। देखिए आपका क्या कहा गया है। ये भी आपका पहला नियम नहीं पढ़ना है, हल्का सा हम बताए कॉन्सेप्ट के लिए, एक एक लाइन। दूसरा देखिए नियम, जहाँ ऐसे नियत दिन को यह पाया जाए कि प्रतिवादी पर समन की तामील इसलिए नहीं है कि न्यायालय फीस या डाक महसूल। अब डाक महसूल के लिए तुरंत सेक्शन जोड़िए। उत्तराखंड में बना है कहीं अलग कि डाक महसूल सीपीसी के किस धारा में है, सेक्शन बना है, वहीं ऐड कर लेना चाहिए कि सीपीसी की किस धारा में डाक महसूल माने डाक खर्च। भाई जब समन भेजा जाएगा उसके साथ वाद पत्र की एक कॉपी भेजी जाएगी,
तो जो रजिस्ट्री या स्पीड पोस्ट का पैसा लगेगा वह वादी देगा कि प्रतिवादी देगा? वादी। भाई वादी ही तो देगा। और ये डाक महसूल याद रखिए किस धारा में है? देखिए 143 होना चाहिए। 143 ये उत्तराखंड में सेक्शन पूछा है, उसको लिखिए। सेक्शन कौन सा है? डाक महसूल। डाक महसूल मैंने डाक खर्च, जो स्पीड पोस्ट रजिस्ट्री में खर्चा लगता है। अगला देखिए, यदि कोई हो जो ऐसी तामील के लिए प्रभारणीय हो, मैंने देना हो, देने में असफल रहा है, तो ऐसी दशा में न्यायालय क्या करेगा? वाद खारिज करेगा कि वाद बनाए रखेगा? तो वाद को क्या करेगा? खारिज, यानी कि वाद हो गया डिसमिस। चलिए आगे चलिए। आपका फिर आदेश 9 नियम 3, जहां दोनों में से कोई भी पक्षकार हाजिर ही नहीं होता, तब क्या होगा? तो बताइए, वाद खारिज किया जाएगा कि बना रहेगा? न वादी हाजिर हुआ न प्रतिवादी, यानी कि मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त। तो आप बताइए, यानी कि वादी ने वाद दायर किया प्रतिवादी के खिलाफ, दोनों सिविल मामलों में क्या है? गायब। और न ही उनके अधिवक्ता है पुकार हुई, तो वाद बचा रहेगा कि खारिज? खारिज क्या मतलब? यानी कि पहला नियम ये आया कि आदेश आपका 9 नियम 2 आया कि वादी ने खर्चा देने में असफल रहा, तो मुकदमा उसका क्या कर दिया गया? खारिज। दूसरा आया ये नियम आदेश 9 नियम 3 में कि न तो वादी समय उस दिन हाजिर हुआ न ही प्रतिवादी, तो मुकदमा क्या होगा? खारिज। अगला देखिए, आदेश 9 नियम 4, वादी नया वाद ला सकेगा या न्यायालय वाद को फाइल पर प्रत्यावर्तित कर सकेगा? ये क्वेश्चन आपका बना है, यहाँ अंडरलाइन करिए। आदेश 9 का नियम 4 आपका क्वेश्चन बनता है, और क्वेश्चन आपका ये बनता है कि अगर आदेश 9 के नियम 2 या 3 के तहत आपका मुकदमा डिसमिस हो जाता है, तो उसके खिलाफ क्या उपचार है? तो पहला दे देगा वादी नया वाद ला सकता है, दूसरा देगा वादी वाद को प्रत्यावर्तित कर सकता है, रीस्टोर कर सकता है, दोनों इनमें से कोई नहीं। यही क्वेश्चन का मॉडल बनता है, तो आप क्या मार कराएंगे? दोनों। यानी कि दोनों समझिए, इसका मतलब क्या हुआ, पहले दोनों को समझिए। जैसे कि पहला आपका खर्चा पर देखा जाए, वादी ने समन भेजने का खर्चा नहीं दिया, मुकदमा खारिज। फिर नया मुकदमा किया तो फिर स्टाम्प स्टाम्प लगाए, कोर्ट फीस दे। इसका ये होगा कि खर्चा बढ़ जाएगा वादी का, फिर खर्चा दे तो या तो नया वाद दायर करे। दूसरा, अब खर्चा देने में असफल रहा तो उसका कारण बताए उचित, कि हम हजूर इस कारण से बता दे कि हजूर हम बीमार पड़ गए थे, अस्पताल में भर्ती थे, घर वाले जानते ही नहीं थे, वकील साहब से संपर्क ही नहीं हो पाया। देखिए आपका, और वकील साहब से संपर्क ही नहीं हो पाया। अगर हम रहते सही तो हम निश्चित तौर पे खर्चा दे देते। अतः जो मुकदमा खारिज है उसको पुनः स्थापित किया जाए उसी स्थान पर, और हम अब आपका खर्चा देने के लिए डाक महसूल क्या है? तैयार। अब इसका प्रभाव ये होगा कि जो आपका कोर्ट फीस बच जाएगी, नहीं तो नया मुकदमा दायर करिए तो फिर न्यायालय शुल्क क्या करिए? जमा। या अगर आपका दोनों पक्षकार हाजिर नहीं हुए तो कारण बताए वादी कि हजूर हम हाजिर नहीं हुए, भले विपक्षी आया न आया, हम इस कारण से हाजिर नहीं हुए, अतः हमारा मुकदमा रिस्टोर किया जाए। और उचित कारण दर्शाना पड़ेगा। उचित कारण बीमारी हो सकती है, बसें लेट हो गया, ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, शहर में देखिए हजूर जाम लग गया, हम तो सुबह 5 बजे ही घर से निकले थे, लेकिन शहर पूरा क्या था, मेले के कारण जाम था, तो मैं क्या करता? वकील ने डेट ही गलत बता दी थी, आपका 2 तारीख को डेट थी, और वकील ने क्या बता दी थी फोन पर? 5 तारीख, हम 5 को आए हैं, अतः हमारा मुकदमा क्या किया जाए? री स्टोर। तो दो उपाय हैं, खारिज हो गया। ये क्वेश्चन आता है, गलत ना हो। क्या पहला उपाय है
कि नया वाद दायर करिए। दूसरा उपाय क्या है कि उसी मुकदमे को पुनः क्या करिए, स्थापित। इसको कहते हैं री प्रत्यावर्तित। प्रत्यावर्तित होगा तो जहां से मुकदमा खारिज हुआ था उस स्टेज से क्या बढ़ेगा, आगे। अगला आइए आपका आदेश 9 का नियम 5, 4 याद रखिएगा, क्वेश्चन बनता है। जहां वादी समन तामील के बिना लौटने के पश्चात 7 दिन तक नए समन के लिए आवेदन करने में असफल रहता है, वहां वाद का खारिज किया जाना। ये समय पूछा जाता है कितना दिन, 7 दिन। एक लाइन। अगर समन लौट आया तो नया समन निकालना है, तो जिस दिन लौटा है उसके कितने दिन के अंदर वादी फिर खर्चा जमा करे, डाक महसूल, 7 दिन। 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन यही देगा। तो यही समय सबसे खतरनाक है आपका, यानी कि जो समय चल रहा है ये भी खतरनाक है परीक्षा के दृष्टि से, और जो इसमें 7 दिन दिया है ये भी क्या है, नए समन के लिए खर्चा नहीं देता तो वाद बचेगा कि खारिज। खारिज। तो कितना दिन दिया जाएगा, यही समय आपका माने याद होने में दिक्कत आती है। अगला देखिए आपका आदेश 9 का नियम 6, जब केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया। तो अब आ जाइए, केवल वादी उपस्थित हुआ तो क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी। पहले सामान्य नियम देखिए। सामान्य नियम देखिए आपका, ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया, यानी कि ए ने किसके खिलाफ किया, 5,000 रुपये की वसूली के लिए। बी को समन की तामील हो गई, और भी जिस दिन डेट लगी थी न तो बी हाजिर हुआ और न ही बी का अधिवक्ता। तो लेकिन आपका वादी हाजिर है या वादी का अभिकर्ता, तो वादी का अधिवक्ता या वादी यहाँ मांग करेंगे कि हजूर प्रतिवादी हाजिर नहीं है, ए पियर नहीं है, तो आप हमारे मामले में सुनवाई करिए और हमारे फेवर में एक्स पार्टी डिक्री पारित करिए या एक्स पार्टी आदेश पारित करिए, अर्थात हमारा मामला सुनिए, और अगर हमारे मामले में दम है तो आप विपक्षी को बिना सुने ही हमारे मामले में क्या दीजिए, फैसला। इसी को हम कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री। तो क्वेश्चन बनता है कि जहां वादी हाजिर हैं प्रतिवादी हाजिर नहीं है, तो न्यायालय क्या करेगा, मुकदमा खारिज करेगा, वादी को सुनकर उसके पक्ष में फैसला दे सकता है, आपका इंतजार करेगा, इनमें से कोई नहीं। तो मैं फिर बता दूं भाई, पहला नियम ये है कि वादी को अब सुना जाए। दूसरा नियम ये भी है कि न्यायालय चाहें तो आपका एक बार और मौका प्रतिवादी को दे सकता है और कार्यवाही को अगली तिथि के लिए क्या कर सकता है, स्थगित। कि चलो एक बार और मौका क्या किया जाए। वैसे 3 बार सामान्यतः मौका दिया जाता है, और तीसरी बार भी प्रतिवादी नहीं आता तब ज़्यादातर मामलों में कोई नियम नहीं है कि 3 बार तुरंत शुरू कर दे वादी की बातों को सुनना, लेकिन सामान्य जो व्यवहार में है वो 3 बार लगभग समन जारी न्यायालय करते हैं। यानी कि 3 बार व्यवहार में भाई कहीं कोई कानून में नहीं, मैं बता दूं। ये जो मैं 3 बार का नियम बता रहा हूँ, हाँ सामान्यतः, ये ना कह दीजिएगा कि सर कानून में बताए थे। अब देखिए बेयर एक्ट की भाषा, इसी को देखिए। जहाँ केवल वादी उपसंजात होता है तब प्रक्रिया। तो जहाँ वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर वादी उपस्थित है लेकिन विपक्षी हाजिर ही नहीं है, तो क्या होगा, तो जब समन की तामील उचित रूप से कर दी गई है तो न्यायालय एक पक्षी सुनवाई का आदेश देगा और एक पार्टी सुनवाई होगी। तो किसकी बातों को सुना जाएगा, वादी को। दूसरा नियम, जब समन की तामील उचित रूप से नहीं की गई है तब सुनवाई वादी की नहीं होगी। वादी से कहा जाएगा कि समन का पैसा जमा करो और फिर से प्रतिवादी पर क्या जारी होगा, समन। और तीसरा, जब समन की तामील हुई हो किंतु सम्यक समय में नहीं हुई हो तो न्यायालय समय दे सकता है, मुलतवी कर सकता है कार्यवाही।
मान लीजिए 2 दिन पहले प्रतिवादी को समन मिला, प्रतिवादी तैयार ही नहीं है, और दिखाया जाए कि हजूर कल ही प्रतिवादी पर समन की तामील हुई है, आज डेट लगी है, तो न्यायालय चाहे तो अगली कोई डेट दे सकता है। तो 3 विकल्प हैं। तीन कितने विकल्प हुए? पहला, आपका समन की तामील हुई है सही ढंग से, तो भाई एक पक्षी सुनवाई अब वादी की सुना जाए। दूसरा, समन की तामील हुई ही नहीं, तो नया समन क्या किया जाए? जारी। और समन की तामील हुई लेकिन बहुत कम समय था प्रतिवादी के पास, तो अगली डेट डाल दी जाए। उसमें क्या है, 10-15 दिन का और क्या दे दिया जाए, समय। आगे देखा जाए आपका आदेश 9 का नियम 7, आपका जहां प्रतिवादी स्थगित सुनवाई के दिन उपसंजात होता है और पूर्व अनुपसंजात के लिए अच्छा हेतु प्रस्तुत करता है, तो आगे सुनवाई होगी। इसमें आपका, आप छोड़ दीजिएगा इसको। आदेश 9 का नियम 8, जहां केवल प्रतिवादी हाजिर होता है वहां प्रक्रिया क्या होगी? अब आपका यहीं आपका क्वेश्चन देखना है। देखिए आपका थोड़ा समस्या, देखिए आपका एक दो समस्या यहाँ बनती हैं, थोड़ा टेक्निकल समस्या। ए ने बी के खिलाफ मुकदमा किया कि हजूर बी हमारा कितना लिया है, 5,000, ये मुकदमा। और ए हाजिर ही नहीं हुआ, और लेकिन प्रतिवादी क्या है, हाजिर। तो पहला नियम ये है कि प्रतिवादी मांग करे कि हजूर वादी का वाद डिसमिस किया जाए, खारिज किया जाए, क्योंकि वादी हाजिर नहीं है। दूसरा, ये मांग कर सकता है प्रतिवादी कि हजूर वादी का वाद भले खारिज करिए, लेकिन हमारा भी वादी कितना रुपया लिया है, 3,000। तो हमारी बात सुनिए और हमारे फेवर में कितने की डिक्री पारित करिए, 3,000। लेकिन ये कब? जब प्रतिवादी ने या तो कोई मुजरा अनुज्ञात किया है या काउंटर क्लेम किया है, तब वादी का वाद भले ही खारिज हो जाए, लेकिन प्रतिवादी की बातें सुनी जाएंगी और प्रतिवादी के फेवर में क्या दिया जा सकेगा, फैसला। तो अब जो क्वेश्चन सीपीसी में बनता है, इंटरव्यू और प्री में, कि क्या दोनों पक्षकार जीतने वाले और हारने वाले हो सकते हैं? जीतने वाले का मतलब लीगल भाषा में डिक्री होल्डर, आज्ञप्तिधारी, और हारने वाले का मतलब जजमेंट डेटर, यानी कि निर्णित ऋणी। तो निर्णित ऋणी मतलब जिसके विरोध में फैसला आया, और डिक्री होल्डर का मतलब जिसके फेवर। तो सामान्यतः एक पक्षकार जीतता है और दूसरा हारता है, लेकिन यह लॉ का एब्सोल्यूट रूल नहीं है। दो कंडीशन दिखाइएगा, अगर मुजरा और काउंटर क्लेम, यानी कि अभी बताना है सेटअप और काउंटर क्लेम के मामले में दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर हो सकते हैं और दोनों पक्षकार क्या, निर्णित ऋणी। लेकिन दो कंडीशन याद रखिएगा, कौन कौन? एक मुजरा और दूसरा प्रतीपवाद। प्रतीपवाद मतलब क्रॉस सूट, क्रॉस सूट यानी कि काउंटर क्लेम अभी बताया नहीं गया है, आदेश 8 में हम बताएंगे। पहले तो कुछ आदेश इधर निकाल दिए जाए, छोटे छोटे, जो एक एक आपका आधा आधा घंटा 15-15 मिनट के हैं, तब वो बड़े छुआ जाएगा 2-3। तो अब आइए, अगर दोनों हाजिर हो तो देख लीजिए इस उदाहरण में, ए भी हाजिर है, बी भी। ए कह रहा है कि भी हमारा कितना लिया है, 5,000। तो ए के पक्ष में 5,000 का फैसला आ गया, तो जीता कौन? ए। हारा कौन? इस 5,000 के लिए ए को क्या कहेंगे, डिक्री होल्डर, और बी को क्या कहेंगे, निर्णित ऋण। अब 3,000 में जीता कौन है, बी। हारा कौन है? तो अब बताइए, बी को 3,000 के लिए क्या कहेंगे, डिक्री होल्डर, और ए को क्या कहेंगे? तो दोनों जीते हारे कि नहीं? तो एक ही मुकदमे में क्या दोनों पक्षकार डिक्री होल्डर और आपका जजमेंट डेटर हो गए कि नहीं हो गए? तो दो कंडीशन फिर मैं बता रहा हूँ, टेक्निकल क्वेश्चन कौन कौन सा है, एक सेटअप और दूसरा काउंटर क्लेम। इंग्लिश वर्जन एक बार जरूर देख लीजिएगा।
जब भी कंपटीशन में आए मैं सलाह दे रहा हूँ, हिंदी वर्जन पर विश्वास न करिएगा। क्या देखिएगा एक बार, हल्का सा भी संदेह हो तो। अगला ये आपका अब देखा जाए आपका आदेश 9 का नियम 10, आपका 11 भी छोड़ देना है, 12 भी आपका छोड़ देना है। अब जो हमें पढ़ना है 13। यहाँ आपका क्वेश्चन बनता है कि एक्स पार्टी डिक्री अगर पारित हो गई है तो उसके विरुद्ध क्या क्या उपचार उपलब्ध है। एचजेएस में भी पूछा गया, जे में भी पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, गलत न हो। अलग से 3 उपचार लिख लीजिए। एक्स पार्टी पहले डिक्री पारित कराया जाए, उसके बाद उसका उपचार कराया जाए। ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ बनता है और ज़्यादा लोग गलत करके आते हैं। तमाम लोग आपका कंफ्यूजन में रहते हैं। पहले एक उदाहरण बनाइए और तब सेक्शन से हम जोड़ते हैं। मान लीजिए ए ने बी के खिलाफ 1 लाख रुपए के लिए मुकदमा किया, बी आया नहीं, तो बताइए क्या होगा। आदेश 9 का नियम 8 था ना, देखिए तो 6 था, 6। आदेश 9 का नियम 6 क्या बताता है, फिर आप बताइए। अगर बी पर समन की तामील उचित तरीके से नहीं हुई हो तो नया समन जारी किया जाएगा। अगर बी पर समन की तामील हुई हो, समय कम मिला हो बी को, तो मामला क्या किया जाएगा, आगे डेट थोड़ा बढ़ा दी जाएगी। लेकिन समन की तामील हो गई, समय भी बी के पास था, लेकिन फिर भी बी कोर्ट में आया कि नहीं आया। तो आदेश 9 नियम 6 क्या कहता है, अब ए का पक्ष सुना जाएगा और सुनकर अगर ए का दावा मजबूत है तो ए के पक्ष में क्या पारित की जाएगी, डिक्री या आज्ञप्ति या जय पत्र, आसान भाषा में विजय पत्र, जय पत्र जारी कर दिया गया। अब समस्या देखिए, इसी को कहते हैं एक्स पार्टी डिक्री। अब दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है कि एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध क्या रेमेडी है। 3 उपचार हैं, गलत न हो, 3 उपचार हैं और तीनों को सेक्शन वाइज पढ़िएगा। मैं 3 उपचार अलग से लिख लीजिए, क्या उपचार है अलग से लिख लीजिए। आपका 3 उपचार है। पहला उपचार ये है कि आपका एक्स पार्टी डिक्री को सेटिसाइड कराया जाए, अपास्त कराया जाए, रद्द कराया जाए। अब वह उपचार है आदेश 9 नियम 13। अब आइए देखिए आपका एक्स पार्टी डिक्री को क्या कराइए, सेट एसाइड। तो सेट एसाइड किस आर्डर के किस रूल में एक्स पार्टी डिक्री, ये भी पूछा गया है। आदेश 9 का कौन सा नियम, 13, गलत ना हो किसी भी हाल में। आदेश 9 का रूल 13 एक्स पार्टी डिक्री को क्या करा सकते हैं, सेट एसाइड। 2 आधार पर करा सकते हैं। आधार देखिए कि हजूर समन की तामील हम पर हुई ही नहीं, और अगर हमें मालूम रहता कि हमारे खिलाफ मुकदमा किया गया है तो हम निश्चित तौर पर आपके कोर्ट में क्या होते आज। अतः ये जो एक्स पार्टी डिक्री हमारे खिलाफ आपने पारित कर दिया, इसको रद्द कर दीजिए, पहला आधार है। और दूसरा आधार ये है कि पर्याप्त कारणों से मैं न्यायालय में पुकार के समय हाजिर नहीं हो पाया, तो पर्याप्त कारण क्या दिखाएंगे। तो पहला हो गया कि भाई आपका भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, हम तो बीमार पड़ गए थे, वकील साहब 2 तारीख को डेट थी, कितना बता दिए, 3 को, 5 को, हम तो 3 को आए तो पता लगा यहाँ कि मुकदमा ही क्या हो गया है। तो सफिशिएंट रीजन से हम कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए, अतः आप एक्स पार्टी डिक्री को क्या कराइए, नहीं क्या कराइए, अपास्त। तो बताइए एक्स पार्टी डिक्री के अपास्त के लिए आवेदन आपका कहाँ, माने किस आर्डर के किस रूल में। तो आदेश आपका
आदेश 9 के किस में 13 में कितने आधारों पर आपास्त कराई जा सकती है? पहला आधार क्या था? समन का उचित रूप से पालन न होना। दूसरा आधार क्या था? पर्याप्त कारण, सफिशिएंट रीजन के आधार पर हम हाजिर। तो पहला उपचार याद रखिए, एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ सेट एसाइड करा सकते हैं उसी कोर्ट में जाकर। ऑर्डर 9 का कौन सा रूल था? दूसरा उपचार देखिए, दूसरा उपचार अपील कर सकते हैं। अपील, तो अपील में वही क्लाज पूछा जाता है कि एक्स पार्टी डिक्री की प्रथम अपील हो सकेगी और प्रथम अपील सेक्शन 96 के किस क्लाज में है? क्लाज वाइज याद करना है। देखिए एक बार देखिए 2 है। फिर एक बार देखिए दूसरा उपचार क्या है अपील का। भाई खंड वाइज याद रखिएगा, हम बता दें। सेक्शन बेयर रखे रहे, तुरंत खोलिए और अगर गलती हो तो उसको बताइए, तुरंत सुधारा जाए, ये नहीं। सही है ना? एक्स पार्टी डिक्री के विरुद्ध दूसरी रेमडी है, वह अपील है कि प्रतिवादी ऊपर अपील न्यायालय में जाकर क्या कर सकता है? अपील। अपील 90 दिन के अंदर करेगा, वो अलग बात है। तीसरा उपचार देखिए, हाँ इसी के साथ कोरिलेट करके पढ़ना है। अगर सेकेंड अपील की जाती है तो आपका पिछली बार टेस्ट में आया था कि एक्स पार्टी डिक्री की द्वितीय अपील 100 धारा आपका 100 के किस क्लाज में है? तो 4 में है भाई, वहाँ अलग जाएगा। देखिए एक बार, तो वहाँ कितना है? 100 में है ना? फिर एक बार बराबर ही तो है आपका। 96 में भी क्लाज कौन था? 2। और 100 में भी कौन है? 2। दो दो याद रखिए। प्रथम बार एक्स पार्टी डिक्री पारित की गई है तो अपील करिए 96 के क्लास 2। और अपील में एक्स पार्टी डिक्री पारित की गई है तो द्वितीय अपील करिए 100 के किसमें क्लास 2। एक साथ दोनों याद रखिएगा। ये दूसरा उपाय अपील रहा। तीसरा उपाय देखिए एक्स पार्टी डिक्री के खिलाफ। तीसरा उपाय है रिव्यू। रिव्यू यानी कि पुनर्विलोकन। तीसरा उपाय क्या है? पुनर्विलोकन, नजरसानी यानी कि रिव्यू। और ये आपका सेक्शन जाएगा 114 और ऑर्डर 47। फिर एक बार पूरा याद रखिए तो सेक्शन 114 और रीड विथ ऑर्डर 47। फिर एक बार आपका क्वेश्चन का मॉडल लास्ट में बनाया जाए। एक पक्षीय डिक्री के विरुद्ध पक्षकार को क्या उपचार है? देखिए क्या क्या देता है। एक्स पार्टी डिक्री को अपास्त कराने का उपचार, सेकंड पुनर्विलोकन का उपचार, अपील का उपचार, उपर्युक्त सभी। तो क्या मार कराएंगे? सेक्शन भी हम बता दिए हैं। अपास्त कराइए एक्स पार्टी डिक्री को, ऑर्डर 9 रूल 13। आपका अपील करिए तो 96 का कौन सा क्लास 2। और रिव्यू करिए तो 114। और ऑर्डर कौन सा प्रक्रिया में? आपका 47। भाई कोई समस्या हो तो बताइए। क्वेश्चन बहुत गलत ज़्यादा होता है यहाँ। कोई भी समस्या हो बताइए, नहीं तो आगे बढ़ा जाए। उसी न्यायालय में देखिए, फिर एक बार रिव्यू कराएंगे, अपास्त कराएंगे, उसी न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा। अपील के लिए अपील न्यायालय में। भाई ये अपास्त और रिव्यू उसी कोर्ट में कराया जाएगा और अपील के लिए ऊपर के न्यायालय में, जो अपीली न्यायालय है। और कोई समस्या हो तो बताए, नहीं तो बेयरक शुरू किया जाए। अभी बेयरक नहीं शुरू हुआ, ये अब बेयरक शुरू हो रहा है। देखिए आदेश 9 का नियम 13 निकालिए। अब किसी ऐसे मामले में जिसमें डिक्री किसी प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय पारित की गई है, वह प्रतिवादी उसे अपास्त करने के आदेश के लिए आवेदन उस न्यायालय में कर सकेगा जिसके द्वारा वह डिक्री पारित की गई थी। बिल्कुल क्लियर हो गया कि किस न्यायालय में आवेदन दिया जाएगा? उसी न्यायालय में जिसने
एक्स पार्टी डिक्री, अपने मन से नहीं बताया जा रहा है, बेरेक में लिखा। अगला शब्द देखिए, और यदि वह न्यायालय का यह समाधान कर देता है, यानी कि न्यायालय में को विश्वास करा देता है कि समन की तामील सम्यक रूप से नहीं की गई थी, या वह वाद की सुनवाई के लिए पुकार होने पर उपसंजात होने से किसी पर्याप्त हेतुक मने कारण लिख लीजिएगा ना है तो उचित कारण से निवारित रहा था, तो अब दो आधार हो गए एक्स पार्टी डिक्री को अपास्त कराने के लिए। कौन कौन? पहला, समन का उचित रूप से तामील न होना, और दूसरा, पर्याप्त कारणों के आधार पर हम हाजिर। ये भी पूछा जाता है, कितने आधार? तो अगला, तो खर्चों के बारे में, माने खर्चा न्यायालय लगा सकता है, खर्चों के बारे में न्यायालय में जमा करने के या अन्यथा ऐसे निबंधनों पर जो न्यायालय ठीक समझे उस डिक्री को क्या करेगा? अपास्त करेगा। और जैसे डिक्री अपास्त होगी, अब आगे कार्रवाई शुरू होगी, और आपका जहाँ से मामला रुका था वहीं से आपका क्या होगा? मामला चलने लगेगा कि नहीं? चलने लगेगा। अब आइए आपका आदेश 9 का नियम 14, कोई भी डिक्री विरोधी पक्षकार को सूचना के बिना अपास्त नहीं की जाएगी। तो भाई जब प्रतिवादी आया या जो डिक्री अपास्त करिए, तो क्या वादी को सूचना दी जाएगी कि नहीं दी जाएगी? वादी विरोध कर सकता है कि समन का पालन हुआ था फिर भी नहीं आया, या जो कारण दिखा रहा है वो क्या है? फर्जी है, सब झूठ है। तो झूठ का बुलंदा वकील साहब बुने हैं, 4-5 कारण दिखा दिए कि बीमार पड़ गया तो डेट है। तो उसका उपाय ये होता है कि कम से कम एक बार फ़ोन करके बता दीजिए, रिकॉर्डिंग रखे रहिए, या मैसेज वकील साहब करवाते हैं कि अब क्या हो तुम्हारा वाद, मैंने कुछ न कुछ ऐसा तो करिए वकील साहब की कलमबाजी करेंगे तभी तो कुछ होगा कि इन्हों भाई गलती हो गई। तो तमाम चीज़ें की जाती हैं। अब आगे आइए, आदेश 10। आदेश 10 देखिए, यहाँ से पिछली बार आपका क्वेश्चन बना है, और जो क्वेश्चन बना था आदेश 10 में, आपका आदेश 10 का नियम 1A, आदेश 10 का नियम 1A क्वेश्चन बना था, और यहाँ आपका जो हेडिंग दी गई है वहीं पूछा गया था कि किस आदेश के किस नियम में 2018 में ये क्वेश्चन बना था। अब एक एक क्वेश्चन को अचीव करना शुरू करिए, कैसा बना था और कैसा बन सकता है। देखिए आदेश 10 आपका है क्या, छोटा ही है। न्यायालय द्वारा पक्षकारों की क्या परीक्षा, देखिए आपका परीक्षा करवाइए। पहला आपका, यह अभिनिश्चित करना कि अभिवचनों में के अभिकथन स्वीकृत हैं या प्रत्याख्यात हैं, यानी कि जो प्लीडिंग में यानी कि वाद पत्र में वादी ने जो बातें कही हैं, और प्रतिवाद पत्र में किसने कही हैं? प्रतिवादी ने। कौन सी बातें वादी की प्रतिवादी स्वीकार कर रहा है, कौन सा इनकार कर रहे हैं, बताए? और वादी प्रतिवादी की कौन सी बात स्वीकार कर रहा है, कौन सी बात इनकार कर रहे हैं, ये भी बताए कि न बताए? बताए। तो स्वीकार करना, प्रत्याख्यात करना, मतलब आपका प्रत्याख्यान करना यानी कि डिनाई करना, कौन सी बात से इनकार है और कौन बात स्वीकार। इसके लिए आगे हम बताएंगे स्वीकृतियाँ, उसमें समय पूछा जाता है। आदेश 10 का नियम 1A महत्वपूर्ण है, वैकल्पिक विवाद के समाधान के किसी एक ढंग के लिए विकल्प देने का न्यायालय का निर्देश। इसको जब भी पढ़िएगा सीपीसी की धारा 89 से जोड़कर पढ़िएगा। पहले 89 बताइए, कई बार तो पूछा गया, फिर एक बार रिवीजन कराया जाए, उसी से शुद्ध रूप से जोड़ना है। 89 किस सन में प्रतिस्थापित की गई? तो आपका 1999 की 2002, बिहार का क्वेश्चन है, बताया गया था ना 1999। समित बताइए, मलीमत समित। फिर आपका अगला बताइए, किस केस में इसको चैलेंज किया गया? हाँ, सेलम एडवोकेट। किस तारीख से लागू की गई? 1 जुलाई 2002। बताते रहिए, अब ये ना कहेगा कि सर नहीं पढ़ाए हैं, एक दिन मैं कोर्स शुरुआती दौर में। अब अगला क्वेश्चन,
न्यायालय से बाहर विवादों के निपटारे का प्रावधान सीपीसी की किस धारा में? 89। कितने उपाय दिए गए हैं? 4। अब चारों उपाय पढ़िए। पहले मध्यस्थम, दूसरा सुलह, तीसरा लोक अदालत और तीसरा मध्यस्थ यानी कि मीडिएटर, मध्यस्थ। तो आर्बिट्रेशन पहला हो गया, दूसरा आपका हो गया काउंसलेशन, तीसरा आपका लोक अदालत, चौथा मीडिएशन, मध्यस्थता जिसे कहा जाता है। माध्यस्थम और मध्यस्थता में अंतर है। माध्यस्थम पहला है और चौथा क्या है? मध्यस्थ। अंतर है, अब आगे बताया जाएगा आर्बिट्रेशन में। अब समय नहीं, बहुत समय लग जाएगा बताते समय यहाँ। तो बताइए, न्यायालय में मुकदमा दायर हुआ तो न्यायालय ये कह सकता है कि आप लोग चाहें तो इस विवाद का निपटारा न्यायालय से बाहर क्या कर सकते हैं, करा सकते हैं। कितने उपचार न्यायालय से बाहर उपलब्ध हैं? 4। तो कौन सा आर्डर के किस रूल में ये है न्यायालय माने आपका निर्देश दे सकता है? तो हेडिंग पूछी गई आते 10 नियम 1A या क हिंदी में आएगा। तो अगला देखिए, सुलह फोरम या प्राधिकारी के समक्ष उपसंजात जब मामला सुलह करता या मध्यस्थम में चला गया तो न्यायालय कहेगा कि जाकर वहीं क्या हुई है, हाजिर। और अगर सुलह या मध्यस्थम के यहाँ मामला नहीं निपटा तो न्यायालय पुनः मामला अपना शुरू करेगा कि रोके रखेगा? शुरू कर देगा। कौन सी आपका? तो आदेश 10 का नियम 9, नहीं, आदेश 10 का नियम 1C। अब आइए आपका पक्षकार या पक्षकार के साक्षी की मौखिक परीक्षा। तो आदेश 10 का नियम 2 में आपका मौखिक परीक्षा के बारे में। फिर परीक्षा का सार लिखा जाना, आदेश 10 का नियम 3, छोड़ दीजिएगा ये। फिर आपका आदेश 10 का नियम 4, उत्तर देने से प्लीडर का इनकार करना। तो ऐसी दशा में अब यहाँ समय पूछ सकता है थोड़ा आपका, यानी कि 2 नियम याद रखिएगा। आदेश 10 का नियम 1A आपका हो सकता है रिपीट करे, और इसमें दूसरा नियम याद रखिएगा, आदेश 10 का नियम कौन सा? 4। पर इसको बैरक में एक समय दिया गया, वो समय महत्वपूर्ण है 7 दिन। इसके पहले भी हमने एक समय बताया था 7 दिन। यहाँ भी कितना है देखिए। अब आदेश 10 का नियम 4 देखिए एक बार बैरक समझा जाए। उत्तर देने में प्लीडर के इनकार या उत्तर देने में उसकी असमर्थता का परिणाम, जहां प्लीडर द्वारा उपस्थित होने वाले पक्षकार का प्लीडर या प्लीडर के साथ वाला ऐसा व्यक्ति जो नियम 2 में निर्दिष्ट है, वाद आपका वाद से संबंधित किसी ऐसे तात्विक प्रश्न का उत्तर देने से डिनाई करता है या कहता है कि हमें पता ही नहीं है इस बात का, यानी कि असमर्थ रहता है, जिसके बारे में न्यायालय की राय है कि उसका उत्तर उस पक्षकार को देना चाहिए जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, माने जिसका वकील है। और यह संभव है कि यदि स्वयं पक्षकार से परिप्रश्न किया जाए तो वह उसका उत्तर देने में समर्थ होगा, भले वकील ने उत्तर नहीं दिया। वहाँ न्यायालय वाद की सुनवाई उस दिन, जो प्रथम सुनवाई की तिथि से 7 दिनों के पश्चात नहीं हो गई, के लिए मुलतवी कर सकेगा और निर्देश दे सकेगा कि ऐसा पक्षकार उस दिन स्वयं उपसंजात हो, यानी कि वादी या प्रतिवादी स्वयं हाजिर हो। अधिवक्ता उत्तर नहीं दे पाए तो आकर तुम ही क्या करो इस प्रश्न का। तो कितने दिनों के लिए स्थगित कर सकता है न्यायालय उत्तर देने के लिए? 7 दिन। तुरंत 7 7 7। तो फिर एक बार सीआरपीसी की आपका धारा 349 देखना है कि अगर कोई गवाह प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करता है, तो एपीओ में क्वेश्चन बना है, तो 249 सीआरपीसी के तहत वह कितने दिनों के लिए न्यायालय द्वारा दंडित किया जा सकता है? 7 दिन। यहाँ जोड़ लीजिए सीआरपीसी की धारा, एपीओ में आया है, जे में नहीं। 249 कितने दिनों के लिए उत्तर देने से इनकार करने पर जेल भेज सकता है न्यायालय? 7 डेज।
यहाँ भी कितने दिनों के लिए स्थगित की जाएगी सुनवाई की, पक्षकार स्वयं आए उत्तर दे, 7 दिन। ये क्वेश्चन आ सकता है, बस एक लाइन आपका। अगला देखिए आपका, इस प्रकार आपका ये भी आदेश द एंड हो गया। आदेश 11, प्रकटीकरण और निरीक्षण, यानी कि डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। यहाँ आपका कल इसको बताया जाएगा, क्योंकि एक ही बार बहुत ज़्यादा ना बताया जाए भाई। याद, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है, एक क्वेश्चन चांस रहता है। यहाँ भी जो समय आपका पूछा जाता है, समय ही एक महत्वपूर्ण है, एक दो क्वेश्चन वहीं पूछा जाता है। इसको कल, हाँ भाई, कल से पहले सीपीसी चलेगी। आर्डर पढ़कर आइए पहले से, सीपीसी फिर एविडेंस फिर संविधान चलेगा। आपका जो पहला पीरियड रहेगा सीपीसी ही रहेगा, ताकि सीपीसी थोड़ा स्पीड पकड़े अब कल से।